ओके ओके, अभी सही है सबके पास वॉइस है ना? ओके तो यहां पे जो आपके अभी वॉइस का इश्यू सबका सही है। ओके ओके भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लाइव जुड़िए, आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, और लाइव आपका जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज की जो ये क्लास है, ये क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा, मतलब जो टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटा की, देखो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जैसे यूनिट्स होती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम देखें बिट्स, कैरेक्टर, बाइट, फील्ड, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड्स क्या होता है हमारा, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे फाइल्स क्या होती है हमारी, और फिर लास्ट में देखेंगे डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, लास्ट में क्या देखेंगे, डेटाबेस क्या होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट हम समझने वाले हैं, वो नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे समझो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका 1 टायर, 2 टायर और हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है डेटाबेस का। ठीक है, उसके बाद में यहां पे हम देखेंगे कि स्कीमा क्या होती है, डेटाबेस में स्कीमा क्या होती है, डेटाबेस में इंस्टेंस क्या होता है। देखो ध्यान रखना, डेटाबेस में स्कीमा क्या होती है, डेटाबेस में इंस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। देखो ध्यान रखना, डेटाबेस का यहाँ पे पढ़ने वाले 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। अच्छा, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का मतलब है कि यहां पे हम डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़ने वाले हम, डेटाबेस, यहां पे क्या पढ़ने वाले हम, डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ध्यान रखना, आज की क्लास है ना सच में इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, क्योंकि आप देखना कि डेटाबेस का रियल में डेटाबेस काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, शानदार क्लास रहने वाली है, आपका सच में आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। और डेटाबेस की आगे की जितनी भी क्लास है वो सारी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपको रियल में आपको बताएगी कि डेटाबेस काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये सारा टास्क हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में डेटा क्या होता है। देखो सब कल भी हमने ये चीज देखा था कि डेटा क्या होता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली डेटा की बात करूं तो डेटा क्या होता है हमारा, भाई डेटा की बात करूं तो डेटा क्या होता है हमारा, रॉ फैक्ट्स या फिगर होता है। मैं कह सकता हूं कि हमारे रॉ फैक्ट्स या फिर जो हमारे फिगर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेटा होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है जो भी देखो कच्चा मेटेरियल डेटा होता है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो आपका उसके अंदर जो आपकी मौजूद है वो सब कुछ क्या है, वो सारा डेटा है। क्यों, क्योंकि जब हम उसको प्रोसेस करेंगे उसके बाद में वो हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अनऑर्डर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो आपकी हार्ड डिस्क में जो आपका स्टोर है वो सारा क्या आपका डेटा है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल से इसका मतलब समझो, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब देखो सपोज करो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं भाई। आपके टाइप्स की बात करूं तो आपके जैसे क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नंबर हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई, आपकी इमेज हो गया। ठीक है, आपके इमेज हो गया, आपके क्या हो गया, ऑडियो हो गया। ठीक है, आपके क्या हो गया, वीडियो हो गया। देखो डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे टाइप के डेटा हो सकते हैं, ये सारे टाइप हो सकते हैं। अच्छा इसका मतलब है छोटा, देखो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो समझो, यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूं कि मैं मेरा खुद का नाम ही ले रहा हूं, सुनील नाम ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं ले रहा हूं जयपुर। ठीक है, उसके बाद में ले रहा हूं 28 और उसके बाद में साथ में यहाँ पे क्या ले रहा हूं, पीएचडी ले रहा हूं। देखो समझो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ क्या है, यहाँ पे सारा डेटा है। क्यों, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये कि ये अभी तक हमने क्या किया है, ये कहीं ना कहीं एंड हम क्या करेंगे, डेटा को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, हम डेटा को स्टोर करते हैं। ध्यान रखना, जो भी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो आपका स्टोर होता है वो सारा क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, उस डेटा को हम प्रोसेस करने के बाद में ही हम काम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के दिन जैसे सपोज करो जितनी भी बड़ी कंपनीज, फेसबुक हो गई, आपकी गूगल्स हो गई, ये सारे के सारे डेटा पे काम करती है। ठीक है, ये इनके पास डेटा होता है, उस डेटा को प्रोसेस करती है और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद में ये उस डेटा को काम में लेती है। अब देखो, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं सेकंड यहां पे पॉइंट की बात करूं तो डेटा के बाद यहां पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हम जिसको कहते हैं क्या,
देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। देखो समझो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर जो डेटा है, जो मेरे पास पर्टिकुलर जो डेटा मौजूद है, इस डेटा को मैं प्रोसेस कर दूंगा। इस डेटा को जब मैं प्रोसेस करूंगा तो हमें क्या होगा, उस डेटा से हमने कुछ मीनिंग्स निकाल ली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब होता है आफ्टर, इसका मतलब होता है आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा वी गेट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ध्यान रखना, आईए के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद में क्या क्या प्राप्त होती है, हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, इस डेटा को मैं मैनेज कर रहा हूं प्रॉपर वे में। देखो यहां पर मैंने नेम लिया है, साथ में क्या लिया है, सिटी लिया है, साथ में यहां पे क्या लिया मैंने, एज लिया है, और साथ में यहां पे क्या लिया मैंने, क्वालिफिकेशन लिया है। देखो ये सब कुछ सारा, अब मैंने क्या किया है, नेम में क्या रख दिया यहाँ पे मैंने, सुनील, सिटी में मैंने क्या रख दिया, जयपुर, एज में क्या रख दिया 28, और क्वालिफिकेशन क्या रख दिया मैंने, पीएचडी। अब देखो, अब यहां पे क्या कर दिया, ये पर्टिकुलर, देखो ये जो पर्टिकुलर ये जो डेटा था, इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। जब हम डेटा को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहां पे देखो समझो, यहां पे डेटा को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये आपकी क्या बन चुकी है, इंफॉर्मेशन बन चुकी है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि अभी जो हमारा डेटा था वो मीनिंगफुल बन चुका है, ठीक है। तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोरेज होता है वो सारा सारा क्या आपका डेटा है, और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब है कि सीपीयू जब डेटा की डिमांड करता है, डेटा को लेके आता है, सीपीयू रैम में लेके आता है, उसको जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। एक बार मैं नॉलेज और बता देता हूं, उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे कि नॉलेज क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, ये सारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो समझो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, देखो समझो एक बार, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नॉलेज। देखो नॉलेज का मतलब है आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग नॉलेज। अब समझो, देखो नॉलेज का मतलब क्या होता है, देखो नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम नॉलेज गेन करेंगे। अब नॉलेज गेन कैसे करते हैं, देखो सपोज करो कि अभी फिलहाल क्या है, आपने अधीष्ट बोर्ड के थ्रू आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम दिया है। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जब एग्जाम दिया है, उसमें सभी का आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट्स में से जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे, रिजल्ट में जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे, उसकी क्या होगी, फर्स्ट रैंक होगी। इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट्स में से किसी की फर्स्ट रैंक फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर किस स्टूडेंट के, जिस स्टूडेंट के सबसे हाईएस्ट नंबर है, उस स्टूडेंट का मतलब है कि वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या उसकी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्लास में हमें ये चेक करना है कि भाई इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं एग्जाम में, वो हमारा क्या होगा, वो सबसे हमारा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा। ओके, अब समझो यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, समझो इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हमें क्या करना है, क्लास, हमें क्या करना है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नेम। देखो ध्यान रखना, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उसका नाम हमारी क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसका मतलब हमारे पास डेटा था, हमारे पास डेटा था, उस डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया, मैनेज कर रखा है। अब उस पर्टिकुलर जो हमने मैनेज कर रखा है, उसमें से हमने चेक किया कि भाई सबसे हाईएस्ट नंबर किसके, जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर है, इसका मतलब वो क्या है, सबसे इंटेलिजेंट है। ओके, तो एक बार फास्ट जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए,
एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है। भी आपकी जो नॉन टेक्निकल क्लास है, तो नॉन टेक्निकल सुशील, नॉन टेक्निकल बहुत सारा पोर्शन नहीं है, मात्र 8% पोर्शन है, 92% आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत इजी पोर्शन आता है नॉन टेक्निकल प्रोग्रामर में। उसके बाद आपकी 5 डे तो ऑफर रखी है। अच्छा, ऑफर के लिए मैं थोड़ा सा आज ये कर रहा हूँ, कुछ एक स्टूडेंट का फोन भी आया था, उनके यहाँ पे इंटरनेट इश्यू है, तो कल तक का ऑफर तो एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके, अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या, प्रोसेस्ड डेटा ना, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आपका डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, और आपकी नॉलेज क्या होती है। देखो यहां पे आपको जो जितना भी टेक्निकल पोर्शन यहां पे आपको करवाया जा रहा है, तो आपको नॉलेज गेन करनी है, अच्छे से आपको नॉलेज, प्रॉपर आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको पता लगाना है कि एक्चुअल में कैसे यहाँ पे आपको पढ़ना है, पूरा आपको अच्छे से नॉलेज गेन करनी है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पे प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद आपकी नॉलेज प्राप्त होती है ना। जल्दी से नोट डाउन कर दिया, आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है, हमें नॉलेज प्राप्त होती है। मतलब सपोज करो जैसे क्लास में, क्लास इंटेलिजेंट स्टूडेंट का नाम हमारा क्या है, एक नॉलेज हमारे लिए, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर्स के बारे में बात करें तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन भी नहीं आते कई बार, तो आपका पूरा करंट पे डिपेंड है पूरा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट यहाँ पे नथिंग, नॉन टेक्निकल पार्ट के बेस पे आप प्रोग्रामर फाइट, मतलब प्रोग्रामर में बहुत सारा कुछ नहीं रहने वाला, नॉन टेक्निकल इजी आता है प्रोग्रामर में। या तो आपका टेक्निकल डेप्थ स्ट्रांग होना चाहिए। देखो उसके बाद में हम नेक्स्ट जहां पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो समझो यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहां पे। तो देखो यहां पे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक बार हम इसके बारे में छोटा सा नॉलेज हम ये भी गेन करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा में जैसे आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, उसके बाद हमारा डेटा कैसे फाइंड आउट होता है। तो देखो अगर डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करो, डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी, बिट होती है। बिट का मतलब क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, जिसको कहते हैं बाइनरी ना, 0 या 1 है ना, बाइनरी, ठीक है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे डेटा क्या होती है, बिट होती है। इसका मतलब क्या है, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो जो हमारे देखो सेकंड हमारे क्या बनता है, सेकंड आता है निब्बल। देखो निब्बल किसको कहते हैं, निब्बल होता है 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान रखना, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनती है हमारी, निब्बल बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, बाइट आता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, बाइट आता है। अब बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट, ध्यान रखना 8 बिट के कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है हमारा, बाइट बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा देखो ध्यान रखना, यहां पे आता है किलो बाइट। यहां पे क्या आता है, किलो बाइट। अच्छा, किलो बाइट का मतलब होता है, देखो ध्यान रखना 1024 बाइट। देखो ध्यान रखना 1024 बाइट्स, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट यहां पे किलो बाइट्स का मतलब होता है केबी, ठीक है। यहां पे क्या हो गया आपका, केबी। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा तरीका, देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूं भाई। 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नेक्स्ट ये लगभग, देखो ध्यान रखना लगभग इक्विवेलेंट क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों तरीके यहाँ पे और सिखाए हैं, तो ध्यान रखना जब भी आप मेमोरी को रिप्रेजेंट करोगे, देखो जब भी आप मेमोरी को रिप्रेजेंट करोगे तो ये तो किसके लिए यूज किया जाता है, मेमोरी को रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसके लिए, मेमोरी को। और ये हमारा किसके लिए किया जाता है, ये हमारे कहां पे यूज होता है, ये होता है कम्युनिकेशन। कहां पे यूज होता है, कम्युनिकेशन। इसका मतलब है जब भी हम डेटा का आदान प्रदान करेंगे, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, वहां पे 10 की पावर में लिखा जाता है ना, और ये हमारा किसके लिए होता है, जनरली मेमोरी के लिए होता है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे देखो एक छोटा सा पार्ट देखो देखो नेक्स्ट हमारा होता है मेगाबाइट। नेक्स्ट क्या होता है, मेगाबाइट। इसका मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं तो 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट क्या होती है हमारी, मेगाबाइट होती है। ठीक है, अगर मैं 1024 किलोबाइट की बात करूं तो हमारी क्या हो जाएगी, मेगाबाइट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखना, देखो एमबी है ना, 1 MB। ध्यान रखना ये सारी यूनिट जो चलती जा रही है इस साइड ये 1 है। ठीक है, सारी यूनिट क्या है, 1 MB। ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर 20 लिख सकता हूं इसको मैं। और ये लगभग इक्विवेलेंट किसकी होती है, 10 की पावर 6 के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, 10 की पावर 6 के इक्विवेलेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे ध्यान रखें, देखो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं जीबी की। ठीक है, गीगाबाइट है ना, गीगाबाइट्स। इसका मतलब होता है 1024 क्या, 1024 क्या एमबी, मेगाबाइट है ना। तो इसका मतलब होता है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर 30। और ये लगभग इक्विवेलेंट किसकी होती है, ये लगभग इक्विवेलेंट होते हैं 10 की पावर कितना, 9 के। ठीक है, ये लगभग इक्विवेलेंट किसकी होती है, 10 की पावर 9 के। ध्यान रखना जो ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ओएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको ओएस सीओ के लिए तो आपको सारा टिप्स पे होना चाहिए ना। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, देखो ये आपका क्या हो गया, जीबी हो गया। ठीक है, 1 1 चल रहे हैं। उसके बाद देखें तो टेराबाइट, देखो नेक्स्ट यहां पे एक यूनिट और देखते हैं, टेराबाइट। टेराबाइट्स की बात करें तो 1024 क्या हो जाएगा, जीबी, गीगाबाइट। ठीक है, इसका मतलब है 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, ये क्या हो गया 2 की पावर 40। और ये लगभग इक्विवेलेंट किसके होता है, 10 की पावर किसके, 12 के, 10 की पावर किसके, 12 के। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, ये आपके मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेमोरी की जो एक्चुअल में जो यूनिट्स होती हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो एक बार जल्दी से फास्ट इसको नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन को, मेमोरी को जो यूनिट्स होती है इसका जो रिप्रेजेंटेशन है जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार फास्ट इसको नोट कर लीजिए। देखो ध्यान रखना यहाँ पे जो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा है 2 की पावर 10, ठीक है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हमेशा मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जिस 10 की पावर 3 मैंने लिखा है इसका मतलब जब कम्युनिकेशन, इसका मतलब डेटा का जब आदान प्रदान करते हैं, नेटवर्क के थ्रू जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं ना। तो एक बार फास्ट इसको नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट यहां पे देखो, देखो नेक्स्ट यहां पे समझो। अब देखो देखते हैं कि एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में देखते हैं। देखो यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर बात करें तो यहां पे समझो, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात करें
तो देखो डेटा को रिप्रेजेंट करने की जो सबसे जो देखो डेटा को रिप्रेजेंट करने की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बाइट या करेक्टर होती है, ठीक है। देखो डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी, बाइट या करेक्टर होती है। तो देखो समझो, देखो हमारे यहां पे हम कहते हैं, जैसे करेक्टर लेता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं इसको बाइट्स। तो देखो करेक्टर क्या होता है आपके, कलेक्शन ऑफ बिट्स। किसका कलेक्शन होता है, बिट्स का कलेक्शन होता है। देखो नॉर्मली अब देखते हैं कि एक्चुअली करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो समझो, देखो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे, देखो जैसे सपोज करो करेक्टर्स की बात करें तो जैसे कैपिटल ए हो गया, ठीक है, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, करेक्टर्स हैं। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली जो आपकी कोडिंग फॉर्मेट यूज होता है जिसमें आस्की का यूज करते हो। आस्की की दो टाइप होते हैं, आस्की 7, आस्की 8। तो नॉर्मली अगर मैं आस्की की बात करूं तो एक को क्या एक का जो ए है उसकी आस्की वैल्यू क्या होती है 65, जो स्मॉल ए होती है उसकी आस्की वैल्यू क्या होती है 97, स्मॉल बी की आस्की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल बी की आस्की वैल्यू क्या होती है 98। तो देखो ध्यान रखना, यहां पे जो हमारे पास जो करेक्टर्स मौजूद होते हैं, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर में एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जनरली जो कैरेक्टर्स की जो एनकोडिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है आपका कौन सा, आस्की। आस्की में भी आस्की 7 और आस्की 8 बिट्स का यूज किया जाता है। अगर आस्की 7 की बात करें तो यहां पे 2 की पावर 7 मतलब 128 सिंबल टोटल है। आस्की 8 में 2 की पावर 8 मतलब 256 सिंबल अवेलेबल है। अब देखो अब यहां पे होता क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं स्मॉल ए की, अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो देखो समझो कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये 65 रिप्रेजेंट नहीं होगा, 65 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, 65 क्या होता है बाइनरी आपका भाई 64, उसके बाद 32, 16, 8, 4, 2 और 1। अब देखो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर आस्की 7 की बात करें तो आस्की 7 में तो ये हो जाएगा, आस्की 8 की बात करें तो एक 0 और लग जाएगा। अब एक्चुअल में देखो ध्यान रखना, एक्चुअल में आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन सा होता है, आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है दिस, ये आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब होता है कि यहां पे आपका जो, अगर मैं डेटा की बात करूं, डेटा को रिप्रेजेंट करने की यूनिट की बात करूं, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट की बात करूं तो आपकी कैरेक्टर या बाइट होती है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बिट्स। ये क्या है, ये भाई आपके क्या है, कलेक्शन ऑफ बिट है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने की, जो कि किसका कलेक्शन है, जो आपके बिट्स का कलेक्शन है, ठीक है। अच्छा तो इस टाइप से क्या होता है, सबसे हमारा जो डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है वो हमारी कौन सी हो जाती है, यहाँ पे करेक्टर्स हो जाती है। अब देखो ध्यान रखना, करेक्टर्स की बात करें तो अगर मैं डीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे क्या करेक्टर्स हैं, ठीक है। क्यों, डीबीएमएस में आपका डेटा क्या होता है भाई, आपके डेटा सारे के सारे नाम नंबर टेक्स्ट वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे सबसे स्मॉल यूनिट क्या होगी आपकी, करेक्टर होगी, ठीक है। अच्छा और अगर मैं नॉर्मली बाइट का मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि हमें कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफर करना है, तो हमारी क्या हो जाएगी, बाइट्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लेंगे, करेक्टर लेंगे। अच्छा उसके बाद अगर डेटा की सेकंड, देखो यहां पे अगर डेटा की यूनिट की, अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करूं, समझो देखो डेटा की नेक्स्ट यूनिट, देखो डेटा की हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है, तो डेटा की नेक्स्ट यूनिट है फील्ड। कौन सी आती है, फील्ड। अच्छा फील्ड क्या होती है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स के कलेक्शन से मिलके क्या बनती है, फील्ड्स बनती है। अब देखो समझो हमारी फील्ड्स कैसे बनेगी, देखो यहां पे मैंने एग्जांपल में क्या लिया, एग्जांपल में यहां पे मैंने लिया जयपुर, एग्जांपल में यहां पे मैंने लिया जयपुर। अच्छा एग्जांपल में लिया 28, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना सारी सारी फील्ड्स हैं। इसका मतलब फील्ड्स के अंदर क्या, देखो फील्ड्स के अंदर हमारे टेक्स्ट भी आ सकते हो, नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे करेक्टर्स की बात करें, अगर करेक्टर्स की बात करें, करेक्टर्स मतलब यहाँ पे जो हमारी फील्ड्स होती है उसमें हमारे टेक्स्ट, हमारे नंबर, सारे सब सिंबल, स्पेशल सिंबल वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं, ओके। तो यहां पे ये आपका क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। तो सबसे पहले किससे, करेक्टर्स, फिर करेक्टर्स बाद क्या बनता है आपका, फील्ड्स बनता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, एक बार समझ लो, उसके बाद लिख लेना आप आराम से। देखो फील्ड्स के बाद आपका क्या होता है, अगर थर्ड की बात करें तो यहां पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है आपका, समझो देखो जो आपका रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ, देखो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। इसका मतलब है फील्ड्स के कलेक्शन से मिलके क्या बनने वाला है, रिकॉर्ड बनने वाला है। अब देखो कैसे रिकॉर्ड कैसे बनता है, देखो समझो। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं मैं नेम,
यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, साथ में क्या ले रहा हूँ मैं, सिटी ले रहा हूँ, और साथ में सपोज करो यहाँ पे ले लिया मैंने मोबाइल नंबर ले लिया ना। अब देखो, अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे नेम क्या लिया, नेम यहाँ पे ले लिया मैंने सुनील, सिटी मैंने क्या ले लिया यहाँ पे जयपुर ले ली, ठीक है, और मोबाइल नंबर क्या ले लिया मैंने जैसे 9694, ठीक है, ये ले लिया मोबाइल नंबर। अब देखो ध्यान रखना, ये सारे के सारे, अगर मैं बात करूं ये सारी की सारी अगर फील्ड्स को मिला दूंगा तो सारी की सारी जो फील्ड्स को मिलाऊंगा तो ये हमारी फील्ड्स, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अगर मैंने जहां पे अगर मैं क्या करूंगा कि पर्टिकुलर जो हमारे फील्ड्स होती है, देखो ये एक फील्ड्स है, ये फील्ड्स है, ये फील्ड्स है, इन सभी फील्ड्स को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो हमारे क्या बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। ये क्या होगा, सिंगल रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से देखो समझो, इसी सीरीज में अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखो इसी सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं फाइल, ठीक है, जिसको देखो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। इस अब देखो देन में अगर मैं बात करूं फाइल्स की तो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, फाइल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर आरडीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टेबल्स भी कहते हैं उसको, है ना, टेबल्स भी कहते हैं, समझेंगे आप, अच्छे समझेंगे देखो इस चीज को। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहां पे मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल यहां पे क्या लिया, जैसे मैंने लिया नेम, साथ में यहां पे क्या लिया मैंने, सिटी लिया, साथ में यहां पे क्या लिया मैंने, मोबाइल नंबर लिया। जैसे नेम में क्या ले लिया, सुनील ले लिया नेम में, सिटी में क्या ले लिया, जयपुर ले लिया, मोबाइल नंबर क्या ले लिया 9694, ठीक है, जैसे जो भी है। उसके बाद यहां पे क्या ले लिया, जैसे अनिल ले लिया, यहां पे क्या ले लिया मैंने, राहुल ले लिया, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने ले लिया जयपुर ले लिया, ठीक है, यहां पे क्या ले लिया मैंने, अलवर ले लिया, यहां पे जैसे मोबाइल नंबर है 99, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, बहुत सारे रिकॉर्ड का कलेक्शन कर लिया। जब मैं बहुत सारे रिकॉर्ड का कलेक्शन कर लेता हूं तो इसी क्या कहता हूं, ये क्या बनती है हमारी फाइल बनती है। अगर मैं पर्टिकुलर से, अगर मैं आरडीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो आरडीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं यहां पे आरडीबीएमएस और रिलेशनल डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं टेबल, क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, फिर क्या कहते हैं हम इसको, रिलेशन कहते हैं। आगे हम अच्छे से समझेंगे इस चीज को कि हमारे आरडीबीएमएस जो फाइल होती है वो हमारी क्या होती है, रिलेशन होती है, मतलब टेबल होती है, फिर रिलेशन होती है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो समझो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, डेटाबेस आता है। डेटाबेस क्या होता है भाई, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, या मैं कह सकता हूं आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, टेबल हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ फाइल्स और कलेक्शन ऑफ टेबल्स हमारा क्या होता है, फाइल और टेबल हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, यहां पे क्या बन जाता है हमारा, डेटाबेस बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या होते हैं, ये यूनिट होती है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं, देखो अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं तो देखो समझो यहां पे एक बार, यहां पे ये और समझो कि अगर स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा आपकी, बिट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, करेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, करेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी, फील्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फाइल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डेटाबेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेटाबेस। अब देखो यहां पे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, देखो स्मॉलेस्ट टू, यहां पे क्या है, फिर ये क्या आपका, लार्जेस्ट। देखो ध्यान रखना, स्मॉल से लेके आपकी लार्ज यूनिट के बीच की बात करें तो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट से बिट से स्टार्ट होती है, बिट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। अच्छा, अब ध्यान रखना, कई बार आपको करेक्टर ना देके यहां पे क्या देते हैं, आपको बाइट देते हैं, यहां पे क्या देता है आपको, बाइट देता है। ध्यान रखना, करेक्टर और बाइट्स दोनों हमारे क्या है, इक्वलेंट है, दोनों क्या हमारे
इक्विवेलेंट है। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम सभी कंसेप्ट को, हम एक एक कंसेप्ट को धीरे स्मॉल पॉइंट को लेके हम डेप्थ तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है और उसके बाद कैसे आपके आगे की यूनिट बनती है। जैसे सबसे पहले बिट होता है। ठीक है, अच्छा, बिट्स के कलेक्शन से मिलकर करेक्टर बन जाता है। हमने अभी देखा कि बिट्स के कलेक्शन से मिलकर क्या बना, हमारा करेक्टर बना। करेक्टर्स के कलेक्शन से मिलकर हमारी क्या बनी, फील्ड बनी। ठीक है, क्या बनी, फील्ड्स बनी। फील्ड्स के कलेक्शन मिलकर हमारा क्या बना, रिकॉर्ड्स बना। ठीक है, रिकॉर्ड के कलेक्शन मिलकर हमारी क्या बनी, फाइल बनी, जो कि आरडीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे, उसको टेबल्स कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। और उसके बाद फाइल के कलेक्शन से मिलकर क्या बना, हमारा डेटाबेस बना। ठीक है, तो ये सारा हमें पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, एक बार नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए रिप्रेजेंटेशन डेटा को। बीटेक कैंडिडेट एसीपी एग्जाम दे सकते हैं कि बिल्कुल दे सकते हैं, बट एक्सपीरियंस वहां पे एक्सपीरियंस कंपलसरी है। एसीपी एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पोस्ट होती है, उसमें एक्सपीरियंस आपके कंपलसरी है। रिकॉर्डेड सेम डे अवेलेबल होगी, बिल्कुल आपके रिकॉर्डेड सेम डे 50 आफ्टर 15 मिनट्स, क्लास कंप्लीट होने के 15 मिनट बाद आपकी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हो जाती है। ऑफर की लास्ट डेट आज है भाई, परचेज कर सकते हो आप। जावा डेमो क्लास आपकी, जावा डेमो, सीएन डेमो, जब जावा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब डेमो होगी। ऐसे मतलब मैं डेमो फैकल्टी नहीं हूं, मतलब नॉर्मली आप सब बच्चे जो हैं वो सब पढ़े हुए मेरे से, तो पता है सब बच्चों को। जावा डेमो आपकी, सीएन डेमो जब क्लास स्टार्ट होगी, जब अवेलेबल हो जाएगी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, देखो डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो हमारी बिट होती है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट करने की बात आए तो बिट के थ्रू कुछ हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमारी बाइट से स्टार्ट होती है, मतलब कैरेक्टर से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी फील्ड आ जाती है। एक बार जल्दी से फास्ट इसको क्विक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखो यहां पे समझो, देखो यहां पे जो ये जो है, ये आपका क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने की स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट यूनिट का आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का वे है। अच्छा, अब उसके बाद हम स्विच करते हैं। देखो उसके यहां पे हमने देखा कि एक्चुअली डेटाबेस क्या होता है, हमने अच्छे से उसको डेप्थ तक देखा डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई डीबीएमएस क्या होता है।
उसके बाद हमने देखा कि भाई जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए डीबीएमएस को इंप्लीमेंट करना पड़ा, उसका कंपेयर किया हमने। फिर हमने देखा कि डेटा के लिए डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका देखा। अब एक्चुअली हम स्विच करने वाले डेटाबेस की तरफ, ठीक है। कहां पे स्विच करने वाले, डेटाबेस की तरफ स्विच करने वाले। अब देखो डेटाबेस की तरफ स्विच करने का मतलब ये है कि अब हम रियल में डेटाबेस को देखने वाले कि डेटाबेस एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब डेटाबेस से कोई भी यूजर होता है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे होता है, ठीक है। अब यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के लिए क्या टाइप होता है, मतलब डेटाबेस हमारा किस लेवल पे हो सकता है, ठीक है। एक तो सपोज करो आपके खुद के कंप्यूटर में, सेल्फ कंप्यूटर में आपके पास डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है क्लाइंट सर्वर। इसका मतलब है कि आप क्लाइंट हो, आप किसी पर्टिकुलर एंड लोकेशन पर आपका डेटाबेस है उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसमें 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर काम आता है, और जो 1 टायर आर्किटेक्चर मतलब आपके खुद के सेल्फ कंप्यूटर के पास, आपके खुद के कंप्यूटर में आपका डेटाबेस है, ठीक है। अब देखो समझो यहां पे अगर मैं टायर की बात करूं, देखो नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर देखो, डेटाबेस आर्किटेक्चर में एक पॉइंट समझो कि यहां पे हम पढ़ने के वाले हैं। देखो डेटाबेस आर्किटेक्चर में क्या पढ़ने वाले, एक तो 1 टायर आर्किटेक्चर, क्या पढ़ने वाले, 1 टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद यहां पे सेकंड हमारा पॉइंट होगा 2 टायर आर्किटेक्चर। क्या होगा हमारा, 2 टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा क्या, 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर। तो देखो ध्यान रखना, जो 3 टायर आर्किटेक्चर है उसका मतलब होता है टुडे मोस्टली वेब एप्लीकेशन यूज। जो हमारे आज के दिन जितनी भी वेब एप्लीकेशन है वो सारी की सारी कौन किस पे काम करती है, आपकी किस पे काम करती है, 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करती है, ठीक है। अगर मैं 1 टायर आर्किटेक्चर बात, देखो नॉर्मल अगर 1 टायर की बात आर्किटेक्चर बात करूं तो यहां पे क्या होता है, ओनली यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ओनली यूजर इंटरफेस। ओनली यूजर इंटरफेस। तो हमारे सेल्फ कंप्यूटर के अंदर जो हमारे डेटाबेस स्टोर होता है तो वो हमें क्या कहते हैं, 1 टायर। इसका मतलब सिर्फ यूजर इंटरफेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि एक्चुअली हमें फोकस किस पे करना है, हमें देखना है कि 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, किस टाइप से काम करता है, ठीक है, किस टाइप से काम करता है। क्लाइंट 2 टायर आर्किटेक्चर से कैसे इंटरेक्ट करता है और 3 टायर आर्किटेक्चर से कैसे इंटरेक्ट करता है क्लाइंट, ठीक है। ये हमें स्टडी करना है। तो देखो डेटाबेस, इसका मतलब है कि यहां पे टायर का मतलब होता है लेवल, कि डेटाबेस किस लेवल पे मौजूद है। एक्चुअली क्या है कि आज के दिन आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जैसे सपोज करो कि यहां पे मैं आपको लाइव क्लास में, यहां पे मेरी क्लास मेरे स्टूडियो से लाइव शेड्यूल की जा रही है, इसका मतलब मैं मेरे स्टूडियो में प्रेजेंट हूं। तो ये जो यहां पे जो क्लास शेड्यूल की जा रही है, ये क्लास कहीं ना कहीं एंड लोकेशन पे एक सर्वर होगा, उस सर्वर के द्वारा प्रोसेस की जा रही है और प्रोसेस करके आपके मोबाइल तक पहुंच पा रही है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें हमारा डेटाबेस जो मौजूद होता है डिफरेंट लेवल पे मौजूद होता है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस में जो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता है और 3 टायर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो चीजों को देखो यहां पे फील करो, समझो चीजों को कि एक्चुअली डेटाबेस में टायर का मतलब होता है लेवल, डेटाबेस किस लेवल पे मौजूद है, कहां पे डेटाबेस मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो समझो, यहां पे सबसे यहां पहला पॉइंट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। देखो यहां पे समझो 2 टायर आर्किटेक्चर। देखो 2 टायर आर्किटेक्चर मतलब होता है कि अगर यहां पे नॉर्मल बात करो 2 टायर आर्किटेक्चर की, तो देखो सिंपल सी बात यह है कि यहां पे क्या होता है, आपका क्लाइंट होता है और क्लाइंट डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है। देखो यहां पे आपका क्लाइंट होता है और क्लाइंट डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। समझो देखो यहां पे पॉइंट को, 2 टायर मतलब होता है कि जहां पे आपको क्लाइंट मौजूद होगा और क्लाइंट डायरेक्टली कनेक्ट किससे होगा, आपके डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका डेटाबेस सर्वर है, ये आपका क्या है, डेटाबेस सर्वर है, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा मौजूद है। और ये सारे क्या है, ये सारे आपके क्या है, क्लाइंट है, ये सारे क्या है, आपके क्लाइंट है। अब देखो एक पॉइंट और समझो, यहां पे क्या है, क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से अटैच है। इसका मतलब है
क्लाइंट के पास खुद के पास क्या होगा, अपना खुद का एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, अपना खुद का इंटरफेस होगा क्लाइंट का। अब देखो क्लाइंट एक्चुअली डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होता है। सपोज करो कि यहां पे अगर मैं क्लाइंट की बात करूं, देखो क्लाइंट हम किसको कहते हैं, क्लाइंट का मतलब होता है कि यहां पे जो क्लाइंट होता है उसका स्वयं का क्या होगा, यहां पे अपना खुद का एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। क्या होगा यहां पे, एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो जो क्लाइंट का स्वयं का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू यहां पे ये किससे अटैच, यहां पे किससे कम्युनिकेट करेगा, ये करेगा आपके डेटाबेस सर्वर से। किससे करेगा, डेटाबेस सर्वर से। ठीक है, अब देखो अब यहां पे क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के पास भेजा जाता है। अब क्लाइंट क्या होता है और डेटाबेस सर्वर क्या होता है, कैसे भेज जाता है, इसको इस आर्किटेक्चर का दूसरा नाम होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखो ध्यान रखना, इसका आर्किटेक्चर का दूसरा नाम भी कहते हैं हम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। ठीक है, यहां पे कहते हैं क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। तो यहां पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डायरेक्टली डेटाबेस के सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से अटैच होता है। जैसे सपोज करो कि नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे देखो ये जो आर्किटेक्चर है पहले के समय में यूज होता था जबकि जो नंबर ऑफ यूजर कम थे। आज के दिन सारे की सारी जितनी भी आपकी मोस्टली वेब एप्लीकेशन है सभी 3 टायर पे स्विच कर चुके हैं, क्योंकि आज के दिन नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा है। पहले नंबर ऑफ यूजर कम होते थे तो 2 टायर आर्किटेक्चर काम करता था। ठीक है, एक जनरल से एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवे के अंदर जैसे आपने, या फिर बैंक का समझ सकते हैं, बैंक में जो आपके एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय के द्वारा जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस सर्वर से कमांड लाइन से थ्रू जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी होती है वो आपका 2 टायर आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, अपने खुद के एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू किससे इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस सर्वर से। अब डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि डेटाबेस सर्वर के पास आपका एक्चुअल डेटा मौजूद है। क्या मौजूद है, एक्चुअल डेटा। उस एक्चुअल डेटा के ऊपर हमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन मतलब हमें हमारा कोई डेटा चाहिए, मतलब रिट्राइव करना है, डेटा को फेच करना है, हमें डेटाबेस सर्वर पर डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तो डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को अपडेट करना, जो सारे के सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, इसका मतलब सारे के सारे क्या करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट यहां पे किसके पास आती है, डेटाबेस सर्वर के पास आती है। अब ध्यान रखना, जो क्लाइंट है वो तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में काम करता है। इसका मतलब है जो क्लाइंट का इंटरफेस है वो तो क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो क्या हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को डायरेक्टली क्या हम प्रोसेस कर सकते हैं, ध्यान रखना नहीं कर सकते, डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहां पे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस किया जाता है। उसको क्या जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब जनरली मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे आपका एक डीएमएल कंपाइलर काम करता है। आगे समझेंगे, आज की क्लास में समझेंगे डीएमएल कंपाइलर क्या होता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपने पढ़ा है ना डीबीएमएस में, वो कंपाइलर होता है। इसका मतलब है कि यहां पे कंपाइलर का जनरल काम क्या होता है, कंपाइलर जनरल क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। इसका मतलब जो हाई लेवल की रिक्वेस्ट होती है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो यहां भी क्या होगा, सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डेटाबेस के साथ, देखो ध्यान रखना, डेटाबेस सर्वर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ये सारा का सारा टास्क है, ये सारा का सारा टास्क कौन करने वाला है, ये सारा का सारा टास्क कौन करने वाला है, डेटाबेस सर्वर करने वाला है। अब यहां पे एक पॉइंट समझो कि यहां पे ये जो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि यहां पे क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि यहां पे एक तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई डेटाबेस सर्वर में जो हमारा डेटा है वहां पे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या है, यहां पे सिक्योरिटी नहीं है। अब जब सिक्योरिटी यहां पे नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ भी क्या कर रहे हैं, यहां पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है, सेकंड ये कि अगर यहां पे नंबर ऑफ यूजर की संख्या बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ यूजर की संख्या जैसे बढ़ जाएगी तो हमारे क्या होगा, डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, यहां पे फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे डेटाबेस सर्वर क्या है भाई, कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर है। जनरली डेटाबेस सर्वर क्या होता है, देखो समझो, डेटाबेस का मतलब होता है कि हम अपने खुद के कंप्यूटर को डेटाबेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं खुद का कंप्यूटर आपका डेटाबेस नहीं होता, आप बना सकते हो खुद कंप्यूटर डेटाबेस। सिंपल आपको कितना क्या करना है कि
कि आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में। जब आपके कंप्यूटर में आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो आपका कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर बन सकता है, वो रेडी है सर्वर बनने के लिए। तो वो भी क्या होता है, ये भी कंप्यूटर मशीन है, अब इसकी भी खुद की कैपेसिटी है। अब ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हो जाते हैं तो ये फेल हो जाएगा, और इसमें सिक्योरिटी का भी इश्यू होता है। तो ये जब पहले नंबर ऑफ यूजर कम थे, आज से अगर 10 से 15 साल पहले की बात करूं तो तब ये आर्किटेक्चर यूज होता था। आज के दिन आपके सभी एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये आर्किटेक्चर आज के दिन काम नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पे समझो, एक पॉइंट समझो यहां पे कि ये जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है जो इसकी प्रॉब्लम्स है। देखो यहां पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये एक तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और दूसरा क्या है, फेल इफ नंबर ऑफ यूजर इज मोर। ये फेल हो जाता है जब आपके नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो जल्दी से इस आर्किटेक्चर के ऊपर फास्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आर्किटेक्चर इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर छोटा सा पॉइंट लिखवा दूंगा यहाँ पे, जल्दी से फास्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो आपके रिकॉर्डेड जो वीडियो होते हैं उसमें फास्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, आप प्लीज चेक कर लीजिए, वहां पे तो 4x तक फास्ट फॉरवर्डिंग है, आपके बहुत सारा फास्ट फॉरवर्डिंग है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। भाई जल्दी से फास्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। राइटिंग ज्यादा बोल्ड है क्या? अभी एक बार कम कर देंगे, डोंट वेरी। एक्चुअली क्या है कि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो बोल्ड है ना ये ठीक है, आपके लेटर्स बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, टू टायर आर्किटेक्चर में लिख लीजिए, टू टायर आर्किटेक्चर में, टू टायर आर्किटेक्चर में, टू टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के द्वारा, डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि
डेटाबेस सर्वर, जिससे कि डेटाबेस सर्वर सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और यूजर की रिक्वेस्ट के अनुसार डेटा प्रोवाइड करता है। यहां पे क्या करता है, सभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, यूजर की रिक्वेस्ट के अनुसार डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये टू टायर आर्किटेक्चर है। ठीक है, अच्छा टू टायर आर्किटेक्चर आपके पहले, देखो आपका टू टायर आर्किटेक्चर आपके पहले के समय में यूज होता था, जिसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, पहले के समय में यूज होने वाले टेक्निक्स है। आज के दिन जो भी आपके दिन, आज के दिन जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशन है, मोस्टली आपकी वेब एप्लीकेशन सारी की सारी किस पे, थ्री टायर आर्किटेक्चर पे स्विच हो चुकी है। अब देखो समझे, अब देखो नेक्स्ट समझते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखो नेक्स्ट यहां पे समझते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। या मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं इसको, आप बोल्ड ज्यादा बता रहे हो। यहां पे नेक्स्ट समझते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब देखो यहां पे एक पॉइंट समझो, थ्री टायर आर्किटेक्चर में देखो पॉइंट समझो। अगर मैं थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करूं तो देखो समझो एक पॉइंट यहां पे एक्चुअली होता क्या है थ्री टायर आर्किटेक्चर में, कि यहां पे जो क्लाइंट होता है, देखो समझो यहां पे जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट ना होके, यहां पे डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट ना होके यहां पे इंटरमीडिएट लेयर से कनेक्ट होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटाबेस सर्वर होता है। ठीक है, अब देखो छोटा सा पॉइंट समझो यहां पे, कि यहां पे आपकी क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती है, इंटरमीडिएट लेयर के द्वारा प्रोसेस होती है। तो यहां पे ये तो हमारा ये तो क्या होता है, हमारा डेटाबेस सर्वर होता है। ये तो हमारा क्या होता है, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, अच्छा जिसके बाद में ये जो मिडिल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। देखो ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं हम, एप्लीकेशन सर्वर, या मैं इसको कहता हूं बिजनेस लेयर, या हम क्या कहते हैं इसको, बिजनेस लेयर। और यहां पे क्या मौजूद, यहां पे कौन होता है, हमारा क्लाइंट होता है। यहां पे कौन होता है, हमारा क्लाइंट होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से, अब देखो इंटरेक्शन कैसे होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा बिजनेस लेयर को। किसको रिक्वेस्ट करेगा, बिजनेस लेयर को रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा बिजनेस लेयर क्या करेगी, बिजनेस लेयर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। ध्यान रखना, बिजनेस लेयर का काम यहां पे क्या हो जाएगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। अब जो बिजनेस लेयर की जो टास्क होती है वो टास्क क्या होती है, यहां पे समझो, देखो बिजनेस लेयर क्या करती है, यहां पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, जो भी क्या है यहां पे क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। उसके बाद क्या करती है, उसे सेकंड क्या करती है, उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। सेकंड क्या करती है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। और उसके बाद यहां पे डेटाबेस के साथ, देखो उसके बाद यहां पे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके, उसके बाद क्या करती है, कम्युनिकेट एक्चुअल डेटाबेस सर्वर फॉर परफॉर्म ऑपरेशन। अब देखो इसका एक छोटा सा इसका एग्जांपल समझते हैं इसका। देखो यहां पे जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, अब यहां पे टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, आज के दिन रियल में आपके आज के दिन जो यूज होता है वो थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज होता है। अब इसमें थ्री टायर में क्या होता है, जैसे क्लाइंट है, अब क्लाइंट के पास क्या होगा, देखो क्लाइंट के पास क्या होगा, अपनी खुद की एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ध्यान रखना, क्लाइंट का अपना क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा इसका एग्जांपल समझाता हूं कैसे, जैसे सपोज करो कि आप जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो वो कैसे प्रोसेस होता है। देखो समझो रिकॉर्डेड वीडियो कैसे प्रोसेस होता है। तो देखो
यहां पे रिकॉर्डेड वीडियो प्रोसेस कैसे होता है, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं कि हमारी खुद की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन काम कैसे करती है। तो देखो आपकी जो क्लास है ये लाइव क्लास चल रही है, उसके बाद आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको क्लास मिलती है। अब जो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है वो कहीं ना कहीं कहां पे स्टोर है, वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर है, क्योंकि डेटा वो डेटा है, वो डेटा कहां पे होगा, डेटाबेस में होगा। अब वो डेटाबेस में डेटा मौजूद है, ये डेटाबेस है, इसमें डेटा मौजूद है। अब इस डेटाबेस का काम सिर्फ इतना सा डेटा को देना। अब ये डेटाबेस क्या करेगा कि आप जो रिकॉर्डेड वीडियो को जब प्ले करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप वीडियो को स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप वीडियो को प्ले कर रहे हो, आप वीडियो को स्ट्रीमिंग कर रहे हो, देख रहे हो वीडियो को। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें वीडियो प्लेयर चाहिए भाई, हमें वीडियो प्लेयर हमें चाहिए जो क्या करेगा, जो हमारे वीडियो को स्ट्रीमिंग करके हमें शो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो आपकी इंटरमीडिएट लेयर होती है, जो आपकी मिडिल लेयर होती है, जिसको हम बिजनेस लेयर कहते हैं, यहां पे बिजनेस लेयर का काम ये होता है कि बिजनेस लेयर आपका जो वीडियो होता है उस वीडियो की स्ट्रीमिंग करके, और आप यूजर हो, आपके यूजर की एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको शो होता है। जैसे मेरी जो आपकी ऐप है, जो कॉम्प्यूटेक की जो ऐप है, उस कॉम्प्यूटेक की ऐप ने आपको इंस्टॉल कर रखा है, इसका मतलब वो है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम तक डेटा लाने के लिए यहां पे आपका जो मिडल लेयर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे जो मिडल लेयर है ये यहां से डेटाबेस से डेटा उठाता है, वीडियो क्या होता है, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में वीडियो को उठाता है। उसके बाद क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करके आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे क्या करता है, स्ट्रीमिंग करता है, आपको शो करवाता है, आपको दिखाता है। अब क्या होगा, अब यहां पे डेटाबेस सर्वर का काम क्या हो गया, बहुत कम हो गया। कम कैसे होगा, क्योंकि मैक्सिमम काम यहां पे किसके द्वारा किया जाता है, बिजनेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है आज के दिन आपके जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपके फेसबुक हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गया, आपके स्विगी वगैरह हो गया, ये सारे के सारे इस आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, इसलिए इतना स्मूथ प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब है, देखो ध्यान रखना, ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, और ये जो पूरा जो नीचे का जो पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट, देखो ये जो एप्लीकेशन है सारा आपके डेटाबेस सर्वर पे मौजूद होता है। ये जो आपकी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सर्वर, या मैं कह सकता हूं बिजनेस लेयर होती है, ये भी आपके डेटाबेस सर्वर पे मौजूद होता है, लेकिन इसको डेटाबेस सर्वर से सेपरेट, अलग से रखा जाता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि डेटाबेस सर्वर का लोड बहुत कम हो जाता है। अब साथ में क्या होगा, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी, इश्यू भी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को, तो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा मिडल लेयर के द्वारा, और ऑथेंटिकेट करके अगर वो वैलिड यूजर होगा तो तभी उसकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, एल्स उसकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये आपका आज के दिन रियल लाइफ में यूज होने वाला आपके आर्किटेक्चर है, 3 टायर आर्किटेक्चर, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपकी बात करें, अपनी खुद की एप्लीकेशन बात करें, तो आपका जो वीडियो होता है वो AWS सर्वर, AWS का जो आपका अमेजोन का जो वेब सर्वर है, जहां पे अमेजोन का जो बकेट्स है, उसके अंदर जो S3 जो बकेट्स है, उसके अंदर आपका वीडियो स्टोर है। उसके बाद में AWS के द्वारा हम स्ट्रीमिंग करते हैं, तो AWS का जो खुद का जो स्ट्रीमिंग सर्वर है उससे हम स्ट्रीमिंग करते हैं, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन पर आपको वीडियो प्ले होते हैं। तो रियल लाइफ का एग्जांपल है, इसको हम आराम से इजीली समझ सकते हैं। आपके जो फेसबुक वगैरह है वो सारे इसी प्लेटफॉर्म पे काम करती है। फेसबुक का मतलब क्या है, आपके पास खुद के पास क्या है, फेसबुक की एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे फेसबुक के बिजनेस लेयर को। अब बिजनेस लेयर क्या करेगी, आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे आपको चेक करेगी आप ऑथेंटिक यूजर हो या नहीं। अगर आप ऑथेंटिक यूजर हो तो आपको क्या करेगी, आपका डेटा डेटाबेस से फैच करेगी और आपको आपका डेटा प्रोवाइड कर देगी। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो प्रोसेस करने वाला काम है, प्रोसेस करना, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये सारा टास्क किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मिडल लेयर के द्वारा। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, हम मिडल लेयर को बढ़ा देंगे। भाई यहाँ पे जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर को बढ़ा देंगे, क्लाइंट की संख्या जैसे बढ़ जाती है, और जैसे जैसे डेटा स्टोर की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब डेटा ज्यादा होता चल जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डेटाबेस है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो क्लाइंट की संख्या बढ़ने पर हमें काम किस पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सर्वर, बिजनेस लेयर पे, और जो डेटा है उसकी डेटा की साइज बढ़ने पर हमें काम किस पे करना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर। इसका मतलब है कि हमें नया डेटाबेस सर्वर उसके साथ स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फास्ट इसको नोट कर लीजिए, 3 टायर आर्किटेक्चर को रियल लाइफ में जो यूज होता है ये आर्किटेक्चर, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। भाई आईए का जो आपका बैच है वो जल्दी आपका 10 अगस्त के समथिंग आपका आईए का बैच स्टार्ट होगा, तो आप आईए के बैच के लिए 10 अगस्त तक वेट कर लीजिए। आपका 10 अगस्त के समथिंग आईए का बैच स्टार्ट होने वाला है।
नेहा, देर इज नो ऑथेंटिकेशन इन टू टायर आर्किटेक्चर। देखो ऑथेंटिकेशन होता है टू टायर आर्किटेक्चर, वैसे नहीं ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, सारा का सारा जो ऑथेंटिकेशन वगैरह जो करता है वो सारा का सारा ऑथेंटिकेशन कौन करता है, आपका डेटाबेस सर्वर ही करता है। तो डेटाबेस सर्वर पे लोड बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है। पहले जब यूजर नंबर ऑफ यूजर कम थे तो उसका यूज किया जाता था, नहीं आज के दिन उसका यूज नहीं होता है। नंबर ऑफ यूजर बहुत सारे आज के दिन, तो हर एक एप्लीकेशन पे आज के दिन, अगर मेरी एप्लीकेशन की बात करूँ तो मेरी एप्लीकेशन पे आपके 2000 यूजर्स ने लॉग इन किया हुआ, मतलब रजिस्टर किया हुआ है, तो नंबर ऑफ यूजर मेरे पास इतने हो गए। 3 दिन पहले एप्लीकेशन आई है। तो ऐसे आज के दिन हर एक एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ यूजर बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। भाई कंप्यूटर का आपको जो एग्जाम होता है वो आपका लास्ट टाइम एग्जाम ओएमआर शीट पे हुआ था, इस बार एग्जाम देखते हैं ओएमआर शीट या आपके जो ऑनलाइन बेस्ड होता है किसी भी हो सकता है, उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एसीपी के लिए जो एसीपी का सिलेबस है वो बिल्कुल डिटो सिलेबस है, थोड़ा सा चेंज है, तो एसीपी के लिए अलग से एसीपी की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपके जो प्रिपरेशन है वो आपको एसीपी के लिए थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन है, तो देखते हैं उसके बैच के। तो भाई जल्दी से इसके बारे में छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन हो गया तो एक बार छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में। पॉइंट लिखो 3 टायर आर्किटेक्चर में, लिखो 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डेटाबेस सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डेटाबेस सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ऐसे लिखो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को बिजनेस लेयर के द्वारा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को बिजनेस लेयर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट को बिजनेस लेयर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। और उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन लिखो, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डेटाबेस सर्वर पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। डेटाबेस सर्वर पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना यहां पे जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट, देखो यहां पे जो आपकी क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट होती है उसे प्रोसेस कौन करता है, देखो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस कौन करता है, यहाँ पे आपकी बिजनेस लेयर प्रोसेस करती है। कौन करता है, बिजनेस लेयर, ठीक है, जिसको आप एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस लेयर होती है वो आपकी क्या करती है, आपके डेटाबेस सर्वर का लोड आपके 90% तक कम कर देती है, ठीक है। 90% तक सर रिक्वेस्ट की आपकी जो लोड है उसको कम कर देती है। साथ में यहाँ पे स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्केलेबिलिटी है, इस कीवर्ड को हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये मोर सिक्योर, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, यहां पे ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करती है,
स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बाद में देखेंगे स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर होता है उसको अगर उसके डेटाबेस सर्वर के ऊपर अगर कैपेसिटी डेटाबेस सर्वर की साइज, इसका मतलब है डेटाबेस में ज्यादा डेटा हो गया सर्वर के पास, तो हम क्या करते हैं नया डेटाबेस सर्वर स्थापित कर देते हैं, तो इजीली स्केल कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, ओरिजेंटल स्केलिंग क्या होती है, इसके बारे में सारे आगे पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा सिक्योर है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आज के दिन आपकी सभी ज्यादातर मोस्टली जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन होती है, आज के दिन आपकी जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है वो सारी क्या करती है, 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी जितनी भी आपकी सारी की सारी जो वेब एप्लीकेशन होती है वो 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज करती है। तो जल्दी से फास्ट लिख लीजिए, मोर सिक्योर, स्केलेबिलिटी और मोस्टली वेब एप्लीकेशन यूज 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे देखो हमने देखा कि एक्चुअली जो हमारा 2 टायर और 3 टायर जो आर्किटेक्चर होता है वो हमने ये देखा कि एक्चुअली यहां पे टायर का मतलब लेवल, जो हमारा डेटाबेस है वो किस लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो डेटाबेस उससे डेटा कैसे उठ के आता है। अब देखो एक्चुअली ये तो हमने देखा कि एक्चुअली ये जो पॉइंट है, पॉइंट हम देखा कि एक्चुअली हमारा भाई प्रोसेस कैसे होता है, एक्चुअली कैसे प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं 3 स्कीम आर्किटेक्चर। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस होता है, जैसे आज के दिन अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो देखो एक बार पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पे, देखो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। देखो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, या फिर मैं इसको कहते, देखो इसका सेकंड नाम क्या होता है, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आगे हम देखो यहां पे क्या होता है 3 स्कीम आर्किटेक्चर, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि यहां पे जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट का मतलब है कि सपोज करो एक जनरल से एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप फेसबुक के क्लाइंट हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो। अब देखो जब आप फेसबुक के क्लाइंट हो तो क्या आपको पता है कि फेसबुक का डेटाबेस सर्वर कहां पे स्थापित है, क्या आपको पता है उस चीज का, आपको नहीं पता। दैन आपको नहीं पता फेसबुक का डेटाबेस सर्वर कहां पे स्थापित है। अच्छा, क्या फेसबुक के पास आज से 2 साल पहले जो डेटाबेस सर्वर थे क्या उतने डेटाबेस सर्वर आज के दिन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फेसबुक पर डे, या फिर मैं कह सकता हूं फेसबुक आपका नया डेटाबेस सर्वर, आपके नए डेटाबेस सर्वर नई लोकेशन पे आपके लोकेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा पर डे फेसबुक के पास नया जनरेट हो जाता है। तो उसको स्टोर करने के लिए फेसबुक अपना खुद का नया डेटाबेस सर्वर स्थापित करती है। क्या फेसबुक आपको कोई बताती है कि मेरा नया डेटाबेस सर्वर मैंने कहां पे स्थापित किया है, या फिर आपको बताती है कि आपका जो डेटा होता है वो कैसे प्रोसेस होकर आता है, बताती है क्या फेसबुक आपको? फेसबुक आपको कभी नहीं बताएगी कि आपका डेटा कैसे प्रोसेस होता है या फिर आपका डेटा कौन सी लोकेशन पे स्टोर है। इसका मतलब है यहां पे यूजर को रिक्वायरमेंट है भी नहीं। देखो जो एंड यूजर होता है वो एंड यूजर ऐसा थोड़ी वो हर एक एंड यूजर फेसबुक का टेक्निकल यूजर हो, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहां पे जो एंड यूजर है उससे कभी भी फेसबुक अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताती। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे वो हाइड करती है चीजों को, वो छुपाती है एंड यूजर से। तो यहां पे जो 3 स्कीम आर्किटेक्चर है इसमें यहां पे हम ये समझेंगे कि कोई भी जो वेब एप्लीकेशन होती है जिसमें हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो वो कितने लेवल पे हिडन होता है, ठीक, कितने लेवल पे हिडन होता है और कैसे हमें डेटाबेस सर्वर का डेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा पॉइंट ये रहेगा कि देखो यहां पे पॉइंट ये रहता है कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस है, उस डेटाबेस से हमें डेटा लेके आना है। अब देखो यहां पे समझो कि फेसबुक का डेटाबेस सर्वर कहीं पे एंड लोकेशन पे कहीं पे आपका डेटाबेस है, इसका मतलब ये फेसबुक का डेटाबेस है। अब यहां से
फेसबुक के डेटाबेस से डेटा लेके जाना है कहां तक, क्लाइंट तक, इसका मतलब यूजर तक डेटा लेके जाना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट को यहां पे जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड नहीं करना। अब इंटरनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करना, इसका मतलब है कि यहां पे हम क्या करेंगे, जो यूजर होता है उसको 3 लेवल पे, 3 लेवल पे यहां पे हिडन प्रोवाइड करेंगे, हाइड करेंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उसी को हम कहते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो यहां पे पहला एक नया कीवर्ड यूज होता है स्कीमा। तो देखो यहां पे एक नया कीवर्ड यूज हुआ है, क्या, स्कीमा क्या होती है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट समझो, अगला यहां पे पॉइंट समझो कि यहां पे जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वो आता है स्कीमा क्या होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्कीमा क्या होती है। तो देखो स्कीमा का मतलब होता है कि यहां पे मैं कह सकता हूं ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड क्या, स्कीमा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। स्कीमा क्या होती है भाई, आपके डेटाबेस की ओवरऑल डिजाइन होती है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पॉइंट देखो, यहां पे सेकंड पॉइंट, अगर आरडीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो स्कीमा क्या होगी, स्कीमा होगी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। क्या होगी, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, आपका जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटाबेस की वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहां पे समझो, एक पॉइंट यहां पे और समझो, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ना, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। अब यहां पे समझो, यहां पे मैं कह सकता हूं आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो स्कीमा होगी वो स्कीमा मतलब है कि सपोज करो आपकी एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है स्टूडेंट, उस टेबल्स के सपोज करो यहां पे जो पहला जो कॉलम है जिसको मैं कह रहा हूं कि एनरोल, दूसरा कॉलम है जिसको मैं कह रहा हूं नेम, तीसरा कॉलम है जिसको मैं कह रहा हूं एज। तो देखो यहां पे जो आपकी टेबल है, टेबल्स के जो कॉलम है ये क्या है, ये आपका लॉजिकल रिप्रेजेंट डेटाबेस का। तो आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकता हूं लॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस आप क्या कहलाती है, आपकी स्कीमा कहलाती है। तो देखो जनरली डेटाबेस की स्कीमा क्या होती है, देखो जर्नल डेटाबेस किसी मतलब होता है ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की जो ओवरऑल कंप्लीट जो डिजाइन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। और अगर मैं आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी स्कीमा क्या कहलाएगी, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस आप क्या कहलाएगी, स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट यहां पे ध्यान रखना कि इसका मतलब है कि जो आपके आरडीबीएमएस के अंदर जो टेबल की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन ऑफ टेबल, डेफिनेशन ऑफ टेबल, टेबल की जो डेफिनेशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है स्कीमा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा होती है आपकी कि डेटाबेस का जो ओवरऑल जो डिजाइन होता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। या फिर मैं आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ध्यान रखना आगे हम सीखेंगे रिलेशनल डेटाबेस में कि यहां पे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। आरडीबीएमएस का मतलब होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब आरडीबीएमएस वहां पे क्या होगा, टेबल्स होंगी, टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप होगा। तो टेबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो सारा सारा क्या कहलाएगा, आपका स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। इसके मतलब एक टाइप से मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक टाइप से मैं इसको जैसे डेफिनेशन ऑफ टेबल हो गया, ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन लिखो, स्ट्रक्चर भी कह सकता हूं मैं ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फास्ट इस पॉइंट को, स्कीमा क्या होती है। तो पहले ये पॉइंट आगे नोट डाउन कीजिए। भाई मीनाक्षी टाइमिंग चेंज करेंगे, टाइमिंग मुझे पता है टाइमिंग इस टाइम में दिक्कत आती है, कुछ एक जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जॉब वाले स्टूडेंट हैं तो टाइमिंग चेंज करेंगे। तो एक बार जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, स्कीमा को ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस आप क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, ठीक है। और अगर आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस आप क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल्स का नाम है, एनरोल नेम और एज उसके क्या है, कॉलम है, तो ये क्या होगी, एक स्कीमा होगी। इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ टेबल, टेबल की जो डेफिनेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है टेबल को, वो आप क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है ना।
तो देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे आपके इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। स्कीमा के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, स्कीमा क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल डिजाइन या फिर लॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस क्या होती है, आपकी स्कीमा होती है। हो गए भाई। आगे देखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टेंस। देखो एक छोटा सा आपको एक इंस्टेंस के बारे में और पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टेंस। अब देखो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो आपका डेटाबेस होता है, देखो समझो जो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में आपका डेटा चेंज होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है। डेटाबेस में जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डेटा मौजूद है, वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in database at particular point of time, is called instance। डेटाबेस में देखो हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो, डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेटा मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंस कहलाता है। तो लिख लीजिए, डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो डेटा मौजूद होता है वो इंस्टेंस कहलाता है। या फिर देखो इसको सेकंड हम ऐसे कहते हैं, रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्ड सेट्स ऑफ डेटाबेस टेबल। भाई डेटाबेस टेबल्स के अंदर कितना रिकॉर्ड मौजूद है, क्या रिकॉर्ड मौजूद है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इंस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब होता है स्नैपशॉट। क्या कहते हैं, स्नैपशॉट भी कहते हैं ना, आपको स्नैपशॉट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इंस्टेंस का मतलब होता है डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डेटा स्टोर है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हमेशा इंस्टेंस कहलाएगा ना। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डेटा स्टोर है। क्यों, क्योंकि डेटाबेस का डेटा तो चेंज होता रहता है। भाई सपोज करो अगर आज के दिन अगर बात करें तो मेरी ऐप पे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने आज के दिन है, क्या उतने ही स्टूडेंट कल होंगे, नहीं। कल क्या होंगे, कल नए बच्चे भी ऐप को इंस्टॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर चुके होंगे। तो आज के दिन अगर मैं अभी इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे डेटाबेस में अगर मेरी ऐप है उसका डेटाबेस है, उसमें कितने यूजर हैं, तो अगर इस पॉइंट पे जितने यूजर है उसका जो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं उसमें जितना डेटा है वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इंस्टेंस आपका चेंज होता रहता है, ध्यान रखना, इंस्टेंस आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, स्कीमा आपकी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है, जबकि इंस्टेंस आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल, देखो जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो तो आप क्या कहलाती है, वो तो आप कहते हैं स्कीमा। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, वो तो क्या होगा,
स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। और वेरिएबल का डिफरेंट पॉइंट, वेरिएबल का डिफरेंट लोकेशन पे जो डेटा है वेरिएबल के अंदर, वो आप क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे सेकंड आएगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल the value of variable in a program, the value of variable in a program value of variable in a program at a point of time, at a point of time is called इंस्टेंस। तो आप ये भी समझ जाएंगे, छोटा सा एग्जांपल लिया है कि आपके वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन करते हैं वो तो आपके कहलाते हैं स्कीमा कहलाती है। जैसे नॉर्मली आपको इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो यहां पे कि मैंने क्या लिया, इंट ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिया, ए के अंदर क्या है 10 है, फिर मैंने ए के अंदर क्या कर दिया, थोड़ी देर बाद मैंने जैसे थोड़ी देर प्रोग्राम बाद ए के अंदर क्या कर दिया 20 कर दिया, फिर क्या कर दिया ए के अंदर क्या कर दिया 30 कर दिया। तो देखो जो ए की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना ए की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपका जो आपके इंस्टेंस है वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस इंस्टेंस आपका फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, जबकि स्कीमा आपकी फिक्स रहती है। तो एक बार जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस इंस्टेंस और डेटाबेस स्कीमा के ऊपर आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होती है, इंस्टेंस क्या होता है डेटाबेस का। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, दोनों पॉइंट आपके अच्छे पॉइंट है। इंस्टेंस और स्कीमा के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए ऑलरेडी। उसके बाद यहां पे हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को ड्रॉ करेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3 स्कीम आर्किटेक्चर। अब देखो 3 स्कीम आर्किटेक्चर को ड्रॉ करना है, तो एक बार है ना मेरे साथ आप आर्किटेक्चर को ड्रॉ कर लीजिए साथ में, उसके बाद मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर पूरा डेटाबेस डिपेंड होता है। और ध्यान रखना जो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आपके आगे का जो डेटाबेस का जो पूरा कंसेप्ट है इसी पे चलने वाला है, ठीक है। ओके एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। उसके बाद यहां पे एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद यहां पे आता है आपका कंसेप्चुअल स्कीमा, उसके बाद यहां पे आता है फिजिकल स्कीमा, उसके बाद यहां पे आपका आता है डीबी फाइल। तो इसके अंदर होता है आपकी डीबी फाइल में लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस की फाइल होती है, एक्चुअल डेटा यहाँ पे मौजूद होता है ना, डीबी फाइल होती है। अब देखो एक्सटर्नल स्कीमा से आपका क्या होता है, जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो किससे कनेक्ट होती है आपकी कंसेप्चुअल स्कीमा से, ठीक है। कंसेप्चुअल स्कीमा किससे कनेक्ट होती है आपकी फिजिकल स्कीमा से, और फिजिकल स्कीमा किससे कनेक्ट होती है आपकी एक्चुअल डेटाबेस से। एक बार ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ में। सुशील आपके जो एमसीक्यू वगैरह वो सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा एक बार आप पढ़ो, पहले स्टडी करो, उसके बाद एमसीक्यू वगैरह सब ले लेंगे, उठा लेंगे सारे एमसीक्यू वगैरह सारे ले लेंगे, यहाँ पे लेवल के एमसीक्यू लेंगे, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लो। अच्छा जहाँ पे आपके क्या होता है यूजर कनेक्ट होता है, देखो ध्यान रखना यहाँ पे कौन होता है आपका यूजर कनेक्ट होता है, यहाँ पे कौन होता है आपका
यूजर कनेक्ट होता है। अब देखो यहां पे जो आपके स्कीम, देखो 3 स्कीम आर्किटेक्चर है, इसका मतलब है कि यहां पे जो यूजर्स हैं, देखो एक चीज समझो यहां पे, देखो यूजर्स और एक्चुअल जो डेटाबेस, ये आपका एक्चुअल डेटाबेस, ये आपका रियल डेटाबेस है। तो यूजर और एक्चुअल डेटाबेस के बीच में यहां पे क्या होता है, आपके 3 लेयर्स होती हैं। इसका मतलब है एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, आपकी 3 स्कीमा होती है, 3 लेयर होती है। तो यूजर डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा इंटरेक्ट नहीं करता, इन लेयर्स के लिए ये आपकी हिडन होता है। ये मतलब क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन व्यू होता है। अच्छा, जो यहां पे सबसे ऊपर जो एक्सटर्नल स्कीम होती है, इसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यू लेवल कहते हैं। अच्छा, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या कहते हैं, लॉजिकल लेवल कहते हैं। इसको ध्यान रखना, इसका सेकंड नाम कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, लॉजिकल लेवल होता है। अच्छा, फिजिकल स्कीमा क्या कहते हैं, फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, या फिर मैं कह सकता हूं इसको इंटरनल लेवल। क्या कहते हैं इसको, इंटरनल लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल या कहते हैं इंटरनल लेवल। ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्चुअल डेटाबेस है। ओके, ये आपका क्या है, डेटाबेस सर्वर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका क्या है, डेटाबेस अब देखो, अब यहां पे पॉइंट समझो, देखो देखो यहां पे सबसे पहले जो यूजर्स होता है, देखो सबसे पहले जो यूजर्स होता है, वो यूजर हमेशा डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होता है, एक्सटर्नल स्कीमा, इसका मतलब व्यू लेवल से। इसका मतलब यूजर्स को हमें क्या दिखाना है, क्या शो करना है, जो यूजर्स को हमें यहां पे दिखाना है, जो शो करना है, इसका मतलब हम एक्सटर्नल स्कीमा से डिसाइड करते हैं कि यूजर को क्या डेटा दिखना चाहिए। तो जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो यूजर्स को डेटा शो करने के काम आती है। अच्छा, एक्सटर्नल स्कीमा डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डेटा शो कर सकती है। जैसे आज के दिन एक इसका नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, कॉलेज का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कॉलेज में डिफरेंट लेवल पे कैसे डिफरेंट डेटा शो होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो कंसेप्चुअल स्कीमा होती है, जिसको हम लॉजिकल लेवल कहते हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा मतलब होता है कि यहां पे आपके डेटाबेस की स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इसका मतलब होता है जहां पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब यहां पे देखो, स्ट्रक्चर मतलब यहां पे होती है कि यहां पे डेटाबेस में टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप, टेबल के बीच का रिलेशनशिप वो आपका ड्रॉ किया जाता है किस पे, कंसेप्चुअल स्कीमा। अच्छा, साथ में जो कंसेप्चुअल स्कीमा होती है वो हमें ये बताती है, देखो कंसेप्चुअल स्कीमा साथ में क्या जाती है, व्हाट डेटा स्टोर, देखो व्हाट डेटा स्टोर इन डेटाबेस, डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर करना है ये हमें कौन बताती है, ये हमें कंसेप्चुअल स्कीमा बताती है। उसके बाद हमारी फिजिकल स्कीमा होती है जो कि आपके रियल में डेटाबेस में, जो कि आपके रियल में डीबी फाइल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहां पे डीबी फाइल में डेटा है और यहां पे डेटा के साथ इंटरेक्ट कौन करती है, फिजिकल स्कीमा। इसका मतलब है कि फिजिकल स्कीमा में ये बताती है कि रियल में एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर होता है डेटाबेस में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, फिजिकल स्कीमा बताती है हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर, देखो ध्यान रखना, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस। कौन बताती है हमें, फिजिकल स्कीमा बताती है। कौन बताती है, फिजिकल स्कीमा बताती है। इसका मतलब है कि अगर मैं डेटाबेस में बात करूं तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहां पे टेक्निक्स क्या होती है, जहां पे आपका देखो यहां पे जो आपका डेटा होता है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा दिखाया जाता है यूजर को, वो आपकी टेबल की फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं आरडीएमएस की बात करूं तो यूजर को डेटा टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन क्या टेबल एक्चुअल में जाकर स्टोर होती है क्या, नहीं। ध्यान रखना, टेबल कभी भी एक्चुअल में जाकर स्टोर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डेटा हमेशा आपका फाइल में स्टोर होता है। टेबल आपका क्या है, टेबल आपका एक स्ट्रक्चर है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डायरेक्टली डेटाबेस में डायरेक्ट स्टोर नहीं करते हैं, डेटा को हम हमेशा फाइल में स्टोर करते हैं। डेटाबेस में डेटा हमेशा फाइल में स्टोर होता है। तो वो आपका कौन डिफाइन करता है, वो आपका फिजिकल स्कीमा डिफाइन करती है। अब देखो एक चीज, एक पॉइंट को समझो कि यहां पे डेटा को कैसे किस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। भाई बी ट्री, बी प्लस ट्री, आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि कैसे स्टोर करना है। ये आपका कौन डिसाइड करता है, तो ये आपका डिसाइड करता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन डिसाइड करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपका डिसाइड करता है कि एक्चुअल डेटा कैसे स्टोर होगा।
अच्छा, आपका रियल में डीबी हमेशा काम किस पे करता है? फिजिकल। लेकिन साथ में डीबी आपके कंसेप्चुअल स्कीमा में आपके जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी डिजाइन कर सकता है। तो ध्यान रखना, डीबी आपका कंसेप्चुअल और फिजिकल दोनों स्कीमा पे काम करता है यहां पे, और रियल में काम किस पे करता है? हमेशा फिजिकल पे। लेकिन साथ में आपके कंसेप्ट स्कीमा पे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, आपकी कितनी टेबल्स होंगी, टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, वो सारा का सारा आपका डिफाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। अब यहां पे समझो कि यूजर को डेटा कैसे शो होता है। देखो, यूजर को डेटा शो होता है एक्सटर्नल स्कीमा के थ्रू। अब एक्सटर्नल स्कीमा से हम डिसाइड करते हैं कि यूजर को कौन सा डेटा दिखाना है। कौन सा डेटा का मतलब है कि सपोज करो कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, उस कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, उस कॉलेज का कोई डीन भी होगा, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, क्या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी होगा। क्या सभी डिपार्टमेंट को सेम डेटा दिखाई देते हैं क्या? ध्यान रखना, नहीं, सभी डिपार्टमेंट को सेम डेटा दिखाई नहीं देता। हाँ, इतना हो सकता है कि वो सारे के सारे डिपार्टमेंट सेम टेबल पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको डेटा अलग अलग दिखाई देता है। वो अलग अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सबकी एक्सटर्नल स्कीमा अलग अलग बना रखी है। तो अगर मैं जनरल एग्जाम्पल की बात करूं कॉलेज में, तो देखो समझो यहां पे, अगर जनरल एग्जाम्पल बात करूं कॉलेज में, तो एक पॉइंट समझो यहां पे, जैसे हमारे स्टूडेंट हो गए, देखो जैसे स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट की एक्सटर्नल स्कीमा अलग मिलेगी आपको, फैकल्टी की एक्सटर्नल स्कीमा अलग मिलेगी। कॉलेज का जो डीन होता है, देखो कॉलेज का जो डीन होता है, एचओडी होता है, उसकी एक्सटर्नल स्कीमा क्या मिलेगी? अलग मिलेगी। भाई यहां पे समझो स्टूडेंट है, जैसे कॉलेज का स्टूडेंट होता है वो क्या करता है भाई, अपनी खुद की प्रोफाइल देख सकता है, अपने जैसे उसने अगर कोई पेपर दिया तो उसके मार्क्स देख सकता है, अपनी अटेंडेंस देख सकता है, ठीक है, अपना रिजल्ट देख सकता है। ये स्टूडेंट की स्कीमा होती है, ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा होती है। अच्छा, उसके बाद जो फैकल्टी होती है, क्या फैकल्टी की सेम होती है? नहीं, फैकल्टी क्या है, वे फैकल्टी खुद की सैलरी देख सकता है, फैकल्टी आपके मार्क्स अपलोड कर सकता है, फैकल्टी आपकी अटेंडेंस अपलोड कर सकता है, उसको परमिशन होती है वो चीज करने की। तो देखो ध्यान रखना, वो काम तो सेम टेबल पे कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यू अलग अलग है। तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करती है। कौन? एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे क्या होता है? कंसेप्चुअल स्कीमा। देखो कंसेप्चुअल स्कीमा क्या करती है? कंसेप्चुअल स्कीमा मतलब होता है कि यहां पे अगर मैं नॉर्मल अगर थोड़ा सा और बढ़ू इसमें, तो यहां पे ईआर डायग्राम, देखो जो ईआर डायग्राम का पॉइंट होता है वो आपके कंसेप्चुअल स्कीमा पे डिजाइन होता है। ईआर डायग्राम क्या होता है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका मतलब है कि यहां पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्ट्रक्चर मतलब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कितनी टेबल बनेंगी, टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, टेबल्स में कितने कॉलम होंगे, वो सारा का सारा, किस कॉलम पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया जाएगा, कौन सा रूल लगाया जाएगा, तो सारे के सारे यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होता है आपका, सारा का सारा डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होता है, मतलब ये सारा जो काम कर रहे हैं इसका मतलब क्या डिसाइड करना होता है? व्हाट डेटा स्टोर, क्या डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, वो आपका कौन बताता है? वो आपका हमेशा कौन बताता है? कंसेप्चुअल स्कीमा। और उसके बाद आपकी जो फिजिकल स्कीमा होती है वो आपकी बताती है कि रियल में, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? ये डीबी फाइल, मतलब ये डेटाबेस से कनेक्ट होती है। तो आपकी फिजिकल स्कीम बताती है आपकी कि रियल में, एक्चुअल में कैसे डेटा स्टोर होता है, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस, वो आपका कौन बताता है? वो आपका हमेशा कौन बताता है? फिजिकल स्कीमा। ठीक है, अच्छा, फिजिकल स्कीमा से यहां पे डिसाइड किया जाता है कि यहां पे डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस डेटा जो स्टोर होगा वो आपका किस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, मतलब आपको बी ट्री, बी प्लस ट्री फाइल कैसे बनेंगी, आपके कौन सी हार्ड डिस्क में कितना डेटा जाएगा, क्या आपका डेटा एक से ज्यादा हार्ड डिस्क में एक साथ स्टोर होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ये जो आपका डायग्राम है इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हर एक पॉइंट पे आप सारे के सारे पॉइंट पे हम यहाँ पे कंसेप्ट पे लिखते हैं, सारे पॉइंट लिखते हैं इनके बारे में। बहुत अच्छा डायग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जल्दी से फास्ट इस डायग्राम को नोट डाउन कीजिए।
भाई नोट डाउन करते हैं, आप डन लिख देना मुझे, जल्दी से फास्ट नोट डाउन कीजिए। आपको कंप्लीट नोट्स अलग से मिलेंगे, डोंट वेरी, नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, क्लास में नोट करवाए जा रहे हैं, अलग से आपको नोट्स और मिलेंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, डोंट वेरी। ये जो पैनल पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड की जाती है, क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होते आपको पैनल पीडीएफ मिल जाती है, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, तो देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, देखो समझो, देखो अब नेक्स्ट यहां पे एक एक पॉइंट के बारे में लिखते हैं कि एक्चुअली फिजिकल स्कीमा क्या होती है, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होती है, एक्सटर्नल स्कीमा क्या होती है, कैसे काम करते हैं, तो हमें प्रॉपर एक नोट्स भी बनाने हैं। तो देखो नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, सबसे पहले फिजिकल स्कीमा के बारे में देखते हैं। देखो यहां पे पॉइंट लिखते हैं फिजिकल स्कीमा। तो देखो फिजिकल स्कीमा भाई हमें बताते क्या है, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस डिफाइंड बाय फिजिकल स्कीमा। ठीक है, तो एक तो आपको क्या बताती है कि डेटाबेस में एक्चुअली कैसे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये एक तो क्या बताती है आपके डेटाबेस में एक्चुअली डेटा कैसे स्टोर होता है, वो आपका कौन बताती है, वो आपका फिजिकल स्कीमा बताती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए डेटाबेस में एक्चुअली डेटा कैसे स्टोर होता है, वह फिजिकल स्कीमा के द्वारा डिफाइन किया जाता है या बताया जाता है, पहला पॉइंट। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है इसमें, डेटा डिक्शनरी मेंटेन, डेटा डिक्शनरी मेंटेन, डेटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है। अब यहां पे पॉइंट आता है सर डेटा डिक्शनरी क्या होती है, तो देखो ध्यान रखना, डेटा डिक्शनरी के बारे में अभी लिखवाएंगे पॉइंट, एक्चुअली डेटा डिक्शनरी क्या होती है, तो डेटा डिक्शनरी के बारे में पॉइंट लिखवाएंगे। तो ध्यान रखना फिजिकल स्कीमा के द्वारा डेटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है, किसको मेंटेन किया जाता है, डेटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, स्टोरेज, देखो स्टोरेज स्पेस इज अलोकेटेड फाइल्स एंड, जो आपके इंडेक्स होते हैं, जो आपकी फाइल्स, ध्यान रखना जो आपकी इंडेक्स होती है, जो आपकी फाइल होती है, उन सभी को यहाँ पे स्टोरेज स्पेस क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। ठीक है, फाइल और इंडेक्स को आपके स्टोरेज स्पेस अलॉट किया जाता है, किसके द्वारा, आपके फिजिकल स्कीमा के द्वारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका काम क्या होता है, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोरेज, रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोरेज। इसका मतलब है कहां पे क्या रिकॉर्ड स्टोर होगा, इसका सारा का सारा डिटेल प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, फिजिकल स्कीमा के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आपको डेटा कंप्रेशन एंड डेटा एनकोडिंग, डेटा एनक्रिप्शन,
डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक। इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक यहां पे इंप्लीमेंट की जाती है। ये सारा का सारा टास्क कौन प्रोवाइड करता है? ये सारा का सारा टास्क कौन प्रोवाइड करता है? आपका फिजिकल स्कीमा प्रोवाइड करती है। तो आपको ध्यान रखना है, हाउ डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन डेटाबेस, ये फिजिकल स्कीमा के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। डेटा डिक्शनरी मेंटेन की जाती है। अच्छा, यहां पे फिजिकल देखो डिसाइड कौन करता है? ध्यान रखना, डीबीए डिसाइड करता है ना, आगे पढ़ेंगे इतने ना, आगे इस पॉइंट को पढ़ेंगे। आज यहाँ पे इसका जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को फुल व्यू में पढ़ेंगे, ठीक है। आप आर्किटेक्चर को अच्छे से पूरा व्यू पढ़ेंगे आर्किटेक्चर का। तो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसका फुल व्यू पढ़ेंगे आर्किटेक्चर का। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट, देखो कंसेप्चुअल स्कीमा। नेक्स्ट आपका कंसेप्चुअल स्कीमा, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, ठीक। कंसेप्चुअल स्कीमा जिसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल लेवल भी कहते हैं ना। देखो कंसेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल लेवल। अच्छा, कंसेप्चुअल स्कीमा क्या क्या डिसाइड करती है? व्हाट डेटा स्टोर, देखो यहां पे डिसाइड करती है व्हाट डेटा स्टोर, व्हाट डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर करना है, ये आपका कौन डिफाइन करती है? ये आपका डिफाइन करती है कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करती है? रिलेशनशिप, और उसके अलावा क्या डिफाइन करती है? रिलेशनशिप अमंग्स डेटा, डेटा के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करती है कौन? कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। तो यहां पे रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं डेटा के बीच का, ओके। अच्छा, उसके बाद में आप यहां पे क्या करते हैं? देखो यहां पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टेबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, अब देखो अगर यहां पे नॉर्मल, अगर मैं ईआर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? देखो एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी, ठीक है भाई। अगर मैं एआर मॉडल के एआर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका ये हो जाएगा। तो अब टेबल के बीच का रिलेशनशिप आपके सारा का सारा डिफाइन कौन करती है? सारा का सारा डिफाइन कौन करती है? आपके कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट, ऑन द डेटा, मतलब आपके रूल्स, डेटा के ऊपर क्या रूल लगाना है, डेटा के ऊपर क्या रूल लगाना है वो आपका कौन डिफाइन करती है? वो आपका कंसेप्चुअल स्कीमा डिफाइन करती है ना। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड जो आपके सिक्योरिटी होती है और जो आपकी इंटीग्रिटी होती है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन आपका कौन डिफाइन करती है? कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या डिफाइन करती है? कंसेप्चुअल स्कीमा मतलब होता है लॉजिकल लेवल, ठीक है।
तो कंसेप्ट स्कीमा आपको बताते हैं कि व्हाट डेटा स्टोर इन डेटाबेस, डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर करना है। क्या का मतलब है कि यहाँ पे टेबल के बीच का रिलेशनशिप, ये सारा का सारा डिफाइन किया जाता है कंसेप्ट स्कीमा के द्वारा, लॉजिकल स्कीमा के द्वारा। कंस्टेंट बताए जाते हैं यहाँ पे सारे, कि कंस्टेंट मतलब तो रूल्स, कि डेटा के ऊपर हमें क्या रूल्स लगाना है। जैसे सपोज करो हमें नेम, तो नेम स्टोर करना है, तो नेम के ऊपर हम रूल क्या लगाएंगे भाई, नेम हमेशा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, नेम हमेशा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा, और साथ में क्या रूल लगाएंगे, और साथ में रूल लगाएंगे, जैसे नेम है उसकी हम लेंथ लगा दे, नेम फिक्स जैसे 30 कैरेक्टर होना चाहिए, 40 कैरेक्टर होना चाहिए। इस टाइप एज लगा दे, एज हमेशा न्यूमेरिक होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, ये सारे के सारे रूल कहां पे डिफाइन होते हैं आपके, कंसेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, लॉजिकल लेवल पे आपके डिफाइन होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहां पे नोट डाउन हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल स्कीमा। देखो एक्सटर्नल स्कीमा नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यू लेवल। ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा जिसको हम कहते हैं व्यू लेवल। ठीक है, अच्छा इसको सब स्कीमा आप कहते हैं ना, इसको सब स्कीमा आप कहेंगे अब, क्योंकि यहां पे ये रिप्रेजेंट करती है, यहां पे रिप्रेजेंटेशन का किया जाता है कि एक्चुअल में जो यूजर का जो डेटा है, यहां पे यूजर इंटरफेस, यहां पे क्या होता है यूजर इंटरफेस टू एक्सेस डेटा। डेटा को एक्सेस करने के लिए यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। पहले पॉइंट देखो, ध्यान रखना, डेटा को एक्सेस करने के लिए यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सेकंड हम कहते हैं सबसेट ऑफ कंसेप्चुअल जो डिटेल होती है उनका सबसेट होती है आपकी एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा प्रोवाइड different view on different यूजर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करती है, डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करते हैं, जो आपके डिफरेंट यूजर होते हैं उनके लिए डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, आपके डिफरेंट जो आपके यूजर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट व्यू प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा, एक्सटर्नल स्कीमा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो क्या होती है, वो रियल में आपके डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, रियल डेटा रिप्रेजेंटेशन टू यूजर। और यूजर कहां से, यूजर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट होता है, आपके एक्सटर्नल स्कीमा से इंटरेक्ट होता है यूजर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को। तो देखो यहां पे आपको पॉइंट ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो आपके डेटाबेस के कुछ पार्ट को, इसका मतलब जो कंसेप्चुअल जो लेवल होता है उसके कुछ पार्ट को डिफाइन करती है। इसका मतलब सबसेट होती है कंसेप्चुअल डिटेल की। कंसेप्चुअल मतलब क्या होता है आपका, जैसे टेबल्स हैं, टेबल के बीच रिलेशनशिप है तो वो तो सारा डेटा है, उसमें से कुछ डेटा कुछ पार्ट उसमें उसका कुछ पार्ट आपको शो करती है, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका क्या होता है, आपका एक्सटर्नल स्कीमा होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि भाई आप अभी प्रोग्रामर का बैच चल रहा है, अभी आईए का बैच चलेगा, तो आप प्रोग्रामर के बैच के स्टूडेंट हो तो आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो प्रोग्रामर का बैच का दिखाई दे रहा है। आईए के बच्चों को आईए का बैच का डेटा आपको शो होगा। तो देखो ध्यान रखना, डेटा आप एक जगह से एक्सेस कर रहे हो, आप एक ही पॉइंट से डेटा को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आपको डिफरेंट डेटा एक्सेस दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके,
आपके डीबीएमएस के। इसका मतलब है डीबीएमएस के अंदर यही पावर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा डीबीएमएस को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा को सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है। डेटा को जो सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है उसमें यहाँ पे जो यूजर होते हैं उनको, यूजर्स को यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा कौन सा डेटा यूजर देख सकता है और कौन सा डेटा नहीं देख सकता है, ये सारा का सारा कंट्रोल हम कर सकते हैं खुद से। इसलिए ही इतना पावरफुल होता है आपका क्या, डीबीएमएस। और आज के दिन आपका डीबीएमएस का जो इतना बड़ा जो रोल है ना, वो इसलिए ही इतना बड़ा रोल है डीबीएमएस का। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये जो सेशन था, इस सेशन को यहां पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही 15 मिनट का गैप लेते हैं छोटा सा, आप भी कुछ खा पी लीजिए 15 मिनट के ब्रेक में, उसके बाद वापस से एक सेशन लेंगे, छोटा सा एक सेशन और लेंगे आज की क्लास का। अब अच्छा, नेक्स्ट सेशन में आपको क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? नेक्स्ट सेशन में एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल में आपका रियल में जो डेटाबेस का जो व्यू है, देखो जो रियल डेटाबेस का जो व्यू है आपका, जो रियल में जो एक्चुअल में जो डेटाबेस काम करता है, जो रियल काम करता है, वो सारा अक्सर आपको डिफाइन किया जाएगा कि एक्चुअल डेटाबेस कैसे काम करता है, इस पूरे व्यू को आपको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, आपका ये पूरा एक कंप्लीट व्यू डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके यूजर कितने टाइप के होते हैं, आपके क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है, आपका स्टोरेज मैनेजर क्या होता है, इसको स्टोरेज मैनेजर का काम क्या क्या होता है, आपके क्यूरी प्रोसेसर का काम क्या 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 होता है, आपके डिस्क स्ट्रक्चर में, आपके डिस्क स्टोरेज में आपके डेटा इंडेक्स, आपके डेटा डिक्शनरी, आपके जो स्टेटिस्टिक्स डेटा होता है, एनालिटिक्स डेटा होता है, वो कैसे डेटा में मतलब डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ये सारे पॉइंट आपके डिस्कशन होने वाले हैं। और साथ में आपका डिस्कशन होने वाला है डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब होता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दो लेवल पे जो डेटा आपका इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाता है वो आपका लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। अच्छा, साथ में ये जो आपकी जो आज की जो क्लास है, ये क्लास सभी यूजर्स के लिए प्रोवाइड की गई थी, जितने भी आपके रजिस्टर्ड यूजर हो सभी के लिए प्रोवाइड की गई थी। तो एक्चुअली क्या है कि आप कुछ एक यूजर्स ऐसे थे, मतलब कुछ एक स्टूडेंट थे सर हमें आप डेमो देखना है, तो भाई डेमो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, तो उनके लिए डेमो की रिक्वायरमेंट है नहीं, वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो अगर आप डेमो का मतलब है कि आप मेरा वे देखना चाहते हैं, मैं किस वे में स्टडी करवाता हूँ, किस वे में पढ़ाता हूँ, तो आज आप इस क्लास में देख लिया होगा। और साथ में जो ऑफर है उसकी भी आज लास्ट डेट है, तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। तो देखो मेरा जो पढ़ाने का वे रहेगा वो यही वे रहेगा, अदर जो सब्जेक्ट है वो भी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको स्टडी करवाया जाएगा और सारे के सारे कंसेप्ट को डेप्थ तक पढ़ाया जाएगा। देखो ध्यान रखना, आपने जैसे अगर इंस्ट्रक्टर तैयारी करोगे तो ये डायग्राम आपने डेप्थ तक नहीं पढ़ा होगा, अब इस डायग्राम को भी हम डेप्थ तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको डेप्थ तक पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे हम प्रोग्रामर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी पॉइंट को आपको डेप्थ तक स्टडी करना है। तो अभी जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस से क्लास स्टार्ट करेंगे और दूसरा जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आगे का जो टॉपिक है डेटाबेस का आर्किटेक्चर है, आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आज हम कंप्लीट करेंगे। तो छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद वापस से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। और जो भी आपके फ्रेंड्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आज आपका लास्ट ऑफर का लास्ट डे है, क्लास कंटिन्यू चलेंगे आपकी। और ये जो प्रोग्रामर का जो सिलेबस है, जो पढ़ाने का वे है, ये आपका यही वे रहेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर किया जाएगा। ई नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में आपको पैनल पीडीएफ फाइल मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगा, कितनी बार भी आप देख सकते हो, लाइव क्लास मिलेगी आपको। लाइव क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे मेरे सामने यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐप के जो फीचर्स हैं वो आपने देख लिए होंगे, AWS सर्वर से आपकी लाइव होस्टिंग होती है, तो डेफिनेटली आपकी बहुत बेटर क्वालिटी मिलती है आपको। ये सारी टास्क के साथ आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कोर्स का आज जो फीस है, आज तक वो फीस रहेगी आपकी 6,999। ठीक है ना, तो 6,999 फीस है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जो परचेज करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।